वेलकम टू न्यूज़ वाइज। मैं हूं आरिफा नूर। आज प्रोग्राम में सबसे पहले हम जिक्र करेंगे एक दफ़े फिर मुल्क में बढ़ती हुई महंगाई का, मगर अब आज बात करेंगे इस हवाले से जो अपोजिशन की पॉलिसी सामने नज़र आ रही है। अपोजिशन की जो तनकीद है हुकूमत के ऊपर महंगाई के हवाले से वो बढ़ती चली जा रही है और अब तो उसकी आवाज़ जो है वो ऐवान में और ऐवान के बाहर भी सुनाई देती है। सबसे पहले नवाज लीग आज पार्लियामेंट के अंदर बोली और उन्होंने हुकूमती पॉलिसीज़ के ऊपर सख्त तनकीद की। ख्वाजा आसिफ साहब ने वज़ीर आज़म को याद दिलवाया कि माजी में वो ये कहते थे कि अगर मुल्क के अंदर महंगाई बढ़ रही है तो इसका मतलब ये है कि हुकूमत जो है और वज़ीर आज़म जो है वो करप्ट है। इसीलिए उन्होंने आज वज़ीर आज़म के ये जो अल्फाज थे ये ऐवान के अंदर दोहराए और ख्वाजा आसिफ साहब ने यह भी वाज़े किया कि उनकी जो जमात है वो हुकूमत की तब्दीली के लिए कोई साजिश या डील नहीं कर रही और ना ही वो किसी ऐसी साजिश का हिस्सा बनेंगे। मगर साथ में उन्होंने ये भी कहा कि अगर आईनी तरीके से कोई तब्दीली अगर आए तो उनकी जमात उसको सपोर्ट करेगी। और उन्होंने ये भी कहा कि उनका ख्याल ये है कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है वो महंगाई और करप्शन के बोझ तले दब के खुद ही ख़त्म हो जाएगी, उसके लिए किसी और को कुछ करने की ज़रूरत नहीं होगी। इससे पहले नवाज लीग ने कि जो पार्लियामेंटेरियंस हैं उन्होंने ऐवान के बाहर भी महंगाई के ख़िलाफ़ एक एहतजाज किया और वज़ीर आज़म के इस्तीफ़े का मुतालबा किया। उसके बाद चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने भी ऐवान में आज तकरीर की, जिसके दौरान उन्होंने हुकूमत को अवाम के मुआशी मुफावदात का तहफ़्फ़ुज़ करने में नाकाम करार दिया। दूसरी तरफ आज वफाकी काबीना ने भी इस हवाले से एक बहुत अहम इजलास किया जिसके अंदर उन्होंने ये डिस्कस किया कि बढ़ती महंगाई के हवाले से वो क्या करें कि आम लोगों को आटा, चीनी, चावल वगैरह के लिए रिलीफ किस तरह पहुंचाई जाए। और फैसला ये किया गया कि जो यूटिलिटी स्टोर्स हैं उनको एक इमरजेंसी पैकेज दिया जाएगा ताकि ये जो बेसिक आइटम्स हैं ये कम कीमतों पे लोगों के लिए मुहैया किए जाए। वफाकी वज़ीर हमाद अजहर साहब भी आज पार्लियामेंट में बोले और उन्होंने कहा कि हुकूमत ने ये इमदादी पैकेज जो है आज जारी कर दिया है और दूसरा जो पैकेज है वो चंद दिनों में जारी किया जाएगा। इन सारे इशूज़ पे बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं दस्तगीर खान साहब जो नायब सदर हैं मुस्लिम लीग नवाज के और साबिक वफाकी वज़ीर। वेलकम टू द शो सर। सर, आज आप लोगों ने तो पार्लियामेंट में भी एहतजाज किया और बाहर भी एहतजाज किया, ये क्या पार्लियामेंट के दरवाजे तक ही आपका एहतजाज रहेगा कि कोई सारे मुल्क में भी इस एहतजाज को फैलाने का फैसला किया है पाकिस्तान? जी, अभी तो फिलहाल जब तक सेशन ये करंट चल रहा है जो गालिबन अगले हफ्ते तक जारी रहेगा तो हम पार्लियामेंट के बाहर और अंदर रोजाना एहतजाज करेंगे। दरवाजे के बाहर एहतजाज पाकिस्तान के अवाम हर वो मेरा भाई और बहन जो दाल खरीदने जा रहा है, जो घी खरीदने जा रहा है, जो माफिया की चीनी खरीदने जा रहा है, माफिया का आटा खरीदने जा रहा है, वो खरीदते वक्त एहतजाज कर रहा है। वो इस हुकूमत को गालियां दे रहे हैं, मैं आपको सच्ची बात कहूंगा, और लोग सख्त तरीन परेशान हैं क्योंकि जब वो अपने घर वापस आते हैं दाल खरीद कर तो उनके आगे होश रुबा गैस और बिजली के बिल पड़े हुए हैं जो इस हुकूमत ने बढ़ाए हैं और उनको अब फैसला करना मुश्किल हो गया क्या वो अपने बच्चों को खाना खिलाएंगे या बिजली के बिल देंगे और गैस के बिल देंगे, अपने बच्चों की स्कूल की फीस देंगे या जाकर जो है अपने बच्चों के लिए जो है वो गैस का इंतजाम करेंगे। तो ये एक बहुत मुश्किल सूरत हाल में हुकूमत ने फंसा दिया है और ये उनका अपना किया धरा है। अब मैं हैरान हूं कि वज़ीर आज़म का जो फेवरेट टारगेट है वो माफियाज बन गए हैं और कहा जी माफिया मुझे चलने नहीं दे रहे। भाई माफिया तो आपके दाएं और बाएं बैठे हैं, आप उनसे क्यों नहीं पूछते कि ये क्या हुआ है इस मुल्क में कि जहां मुस्लिम लीग नून के दौर में पूरे 5 सालों में जिस दिन मियां नवाज शरीफ ने हलफ उठाया था चीनी की कीमत 53 रुपए थी, जिस दिन हमारी हुकूमत खत्म हुई चीनी की कीमत 52 रुपए थी, तो 1 रुपया कम हुई, 2% कम हुई। यहां सिर्फ पिछले जो 16 माह हैं उसमें जो चीनी की कीमत है उसमें 46% इजाफा हो गया है। जिस दिन इन्होंने इमरान खान साहब ने हलफ उठाया था 55 रुपए चीनी की कीमत थी, आज 85 रुपए है, लेकिन जो ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स कहता है कि 81 रुपए कीमत थी 6 तारीख को। खुर्रम साहब, इसी हवाले से आपने भी अभी माफिया का जिक्र किया, आज ख्वाजा आसिफ साहब ने भी कहा, वो रिपोर्ट का जिक्र किया उन्होंने, कोई जो वजीर आजम ने अपने कहने पे तैयार करवाई है
انہوں نے بھی کچھ اس طرح کی بات کی کہ اس کے اندر کچھ جو نام ہیں وہ پبلک ہونے چاہیے، وہ رپورٹ جو ہے پبلک کریں. رانا تنویر صاحب نے بھی جب آپ لوگ احتجاج کر رہے تھے انہوں نے اس رپورٹ کے حوالے سے بات کیا. تو کیا انفارمیشن ہے پاکستان مسلم لیگ نواز کی جو بار بار اس رپورٹ کا اور اس رپورٹ میں جو نام ہے ان کا ذکر کرتے ہیں، ان کا حوالہ دیتے ہیں؟ آپ بھی ابھی مافیا دائیں بائیں ہیں. کوئی اس میں خفیہ بات نہیں، اور مافیا کا لفظ جو ہے اسینچلی وہ لوگ ہیں جو اپنے سیاسی اور مالی اثر کے ذریعے پاکستان کی حکومت کے فیصلوں پر اثر انداز ہو سکتے ہیں. یہ کون لوگ ہیں؟ یہ کون لوگ ہیں؟ مثلا آپ دیکھیں نا جی، اس میں چینی میں اس وقت 45% پروڈکشن جو ہے وہ غالباً 4 لوگ ہیں جن کی ہے. جہانگیر ترین صاحب کی، ہمایوں اختر صاحب کی، جو خسرو بختیار صاحب ہیں ان کی، ایک صاحب اور ہیں پی ٹی آئی کے. تو 45% پروڈکشن جن کے ہاتھ میں ہے. پاکستان میں کوئی سپلائی شاک نہیں ہے. آپ لوگوں سے پوچھتے ہیں جب شوگر مل ایسوسی ایشن سے، وہ بار بار اس پر بضد ہیں کہ پاکستان میں وافر مقدار میں چینی موجود ہے، کوئی بین الاقوامی طور پر ہمیں کوئی کمی کا سامنا نہیں ہے. تو پھر یہ بات بہت اچنبھے کی ہے کہ جو جس دن عمران خان صاحب نے حلف اٹھایا، اگر 55 روپے چینی تھی، آج 85 روپے چینی ہے. ہر 1 روپے کے اوپر یہ مافیا 1 ارب روپیہ کماتا ہے. یہ بھی ایک کیلکولیشن ہے. تو اگر آلریڈی جو ہے یہ لوگ ان چند مہینوں میں 40 سے 45 ارب روپیہ کما چکے ہیں، میری اور آپ کی جیبوں سے نکلا ہے. دلچسپ بات یہ ہے کہ عمران خان صاحب کا جو علاج ہے جو آج کابینہ نے پروپوز کیا، اس کے اوپر ملمہ تو یہ چڑھا ہوا ہے کہ جی سبسیڈی دے رہے ہیں، پر اصل میں کیا ہے؟ انہی لوگوں سے 85 روپے چینی خرید کر، انہی لوگوں سے، یہی جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، انہی سے یہ چینی خریدی جائے گی، ان کو 85 روپے حکومت ادا کرے گی، اور عوام کو کہتے ہیں جی ہم سبسڈی دیں گے. ان کو تو مزید بوننزا مل گیا. نہیں تو سر، کیا ان کے نام اس رپورٹ میں موجود ہیں جس کا تذکرہ آپ کی پارٹی کے لیڈرز کر رہے ہیں؟ وہ تو جب رپورٹ آئے گی، عمران خان صاحب کو رپورٹ مل چکی ہے. عمران خان صاحب کو نہیں، آپ لوگوں کو کلیئرلی اس رپورٹ کے بارے میں کچھ پتا ہے جو ہر کوئی اس کا ذکر کر رہا ہے؟ وہ رپورٹ جو ہے وہ کبھی بھی باہر عمران خان صاحب ریلیز نہیں کریں گے. آپ کو کچھ معلوم ہے اس کے بارے میں؟ نہیں، وہ ایک خاص وقت پہ ریلیز ہو جائے گی، آپ فکر نہ کریں، انشاءاللہ وہ بھی باہر آئے گی. عمران خان صاحب نے دیکھیں نا، یہ عجیب بات ہے. آپ کو سر معلوم ہے اس رپورٹ میں کیا ہے؟ ان کی کابینہ جو ہے وہ خود ای سی سی اجازت دیتی ہے فروری 2019 میں کہ 5 لاکھ ٹن گندم ایکسپورٹ کر دی جائے. تو پھر اس میں رپورٹوں کی کیا ضرورت؟ وہ لوگ جو وہاں بیٹھے تھے فروری 2019 میں جنہوں نے 5 لاکھ ٹن گندم کی اجازت دی، ان کو پکڑے نا جی. وہ کون لوگ تھے؟ وہ ان کی کابینہ کے لوگ تھے سارے کے سارے. وہ چاہے مافیا کا حصہ ہوں یا نہ ہو جو ہم کہیں، لیکن جنہوں نے اجازت دی وہ مجرم ہیں پاکستان کے عوام کو 70 روپے کلو آٹا کھلانے کے. نہیں تو ان کا بھی نام موجود ہے رپورٹ میں. نہیں، کہ رپورٹ کا اتنا ذکر آپ کی جب بات کر رہی ہے تو کچھ نہ کچھ پتا ہوگا. نہیں سر، فیصلے کا تو ہمیں پتا ہے کہ یہ جو سرکار کی مینیپولیشن اس گورنمنٹ میں ہوئی ہے اس میں کوئی خفیہ چیز تو ہے ہی نہیں ہے. ہر چیز ای سی سی کے فیصلے ہیں. یعنی یہ حیران کن ہے کہ کل تک چینی کی ایکسپورٹ کی اجازت تھی. سو پھر آپ بیسکلی اگر خواجہ آصف صاحب کی جو آج باتیں پارلیمنٹ کے اندر اور آپ کی باتیں ون پٹس دم ٹوگیدر، سو ایک طرف وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ حکومت جو ہے اپنے بوجھ تلے ہی گرے گی، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ مافیا جو ہیں وہی یہ بیٹھ کے فیصلے کریں. تو بیسکلی میں کسی مافیا کو مورد الزام نہیں ٹھہراؤں گا. اگر کوئی شخص مورد الزام ہے تو وہ پرائم منسٹر عمران خان ہے، جنہوں نے اجازت دی ہے. آخر یہ کہتے ہیں نا جی مافیا تمام سیاسی پارٹیوں میں ہے، شوگر ملز کی اونرشپ جو ہے. تو کیا وجہ ہے کہ مسلم لیگ نون کے 5 سالوں میں اس مافیا کو کھل کھیلنے کی اجازت نہیں ملی، اور جس دن ہماری حکومت گئی تو قیمت 1 روپیہ کم تھی اس دن سے جس دن سے ہم نے حکومت سنبھالی. ہم نے نہیں اجازت دی نا، ہم نے اپنی اکنامک پالیسی کو مینج کیا. یہاں یہ ہے کہ جو عمران خان صاحب کی جو فائنانسیئرز ہیں، ہے نا کہ یہی تو کہہ رہی ہوں نا، بٹوین واٹ خواجہ آصف سیڈ اینڈ واٹ یو سیڈ، آپ بیسکلی سمجھ تو ہمیں یہ آ رہا ہے کہ کیونکہ یہ لوگ اتنے پارٹی میں طاقتور ہیں اس لیے عمران صاحب کچھ کر نہیں سکیں گے اس کے بارے میں، اور حکومت جو ہے اپنے بوجھ تلے گرے گی. آپ کے ناظرین کے لیے ایڈ کر دوں اس جگسو میں. 2019 کے جنوری میں ایک بجٹ آیا تھا، اس حکومت نے پیش کیا تھا. اس بجٹ میں ٹیکس کٹس تھے، اور ٹیکس کٹس تھے مافیاز کے لیے. کنسٹرکشن انڈسٹری، بینکنگ انڈسٹری، کار مینوفیکچررز، اور سب سے دلچسپ سپورٹس فرینچائز اونرز. ٹھیک ہے جی، ان 4 کیٹیگریز کو ٹیکس میں چھوٹ دی گئی تھی. تو ہمیں یہ ابھی کوئی خفیہ بات نہیں ہے، یہ باقاعدہ یہی تو دکھ ہے کہ یہ لوگ جو ہمیشہ سے پاورفل ہیں، جو ہمیشہ سے جن کے پاس وسائل موجود ہیں،
इस हुकूमत में वो आखिरी जो मलम्मा था, पर्दा, वो भी हट गया और खुलकर इस हुकूमत ने कहा कि हम तो अपने जो लोग हमारे सपोर्टर्स और फाइनेंसियर्स थे हम उनको फायदा पहुंचाएंगे। उन्होंने मिनी बजट के जरिए पहुंचाया, उन्होंने ईसीसी के फैसलों के जरिए पहुंचाया, और अब हम देख रहे हैं कि जिस तरह जो है यहाँ चीनी का मामला हुआ है, वो एक आखिरी जो कहते हैं पर्दा, वो भी हट गया, नजर आ गया। और आपके ख्याल में कोई कंट्रोल नहीं कर पाएगी ये हुकूमत किसी भी कीमत को इस तरह? जी देखिए ना, मैं यही तो कह रहा हूं कि इन्होंने जो सब्सिडी का ऐलान किया है उसका मतलब ये है सादा अल्फाज में कि जो लोग चीनी की कीमत 55 से 85 उठाकर ले गए हैं, हुकूमत 85 रुपए पर ही उनसे खरीदेगी, वो कम नहीं करा रही है। वो हुकूमत अपनी जो उसकी बाइंग पावर होती है हुकूमतों की, उसकी वजह से वो ये नहीं कह रहे कि आप हमें 75 रुपए बेचो, कह रहे ठीक है आप 85 की बेचें, लेकिन हम जो है आपसे 85 लेके तो आवाम को 75 की या 70 की, मुझे नहीं मालूम क्या उन्होंने ऐलान किया। तो इशू यही है कि ये जो मैनिपुलेशन इकोनॉमिक पॉलिसी की, इससे पाकिस्तान के अवाम को अपने बच्चों की भूख का सामना है। एक साल में खुद ब्यूरो स्टैटिस्टिक्स कह रहा है दिसंबर टू दिसंबर 84% अशियाए खुर्दोनोश की कीमतें बढ़ी हैं, और अगर आप जनवरी भी ऐड कर लें जो कि बहुत ही किलर जनवरी था हर लिहाज से इन्फ्लेशन में, तो ये तकरीबन 100% का जो इजाफा है हर चीज में, दालों में, आटे में, घी में, चीनी में, हर जो अशियाए खुर्दोनोश है। तो यहां एक इतना बड़ा बहरान पैदा किया है हुकूमत अपनी नाअहली से, और चूंकि ये इस काबिल नहीं थे कि किसी भी माफिया को कंट्रोल कर पाते। यानी हैरान कुन है, मैं आई एम सरप्राइज टू सी कि जी आज वो कह रहे हैं कि राशन कार्ड तो 50 साल पहले इस मुल्क में सोल्यूशन दिया गया था ना। तो अगर 50 साल पहले का सोल्यूशन भी वापस आ रहा है, पंजाब में हम सुन रहे हैं पटवारी सिस्टम जो शहबाज शरीफ ने खत्म किया था कंप्यूटराइज सिस्टम से, वो भी वापस आ रहा है। तो ये अजीब और गरीब जो है, हम एक ऐसी हुकूमत का सामना है। तो सर आपको तो खुश होना चाहिए, आप तो वैसे भी पुराना पाकिस्तान की बात करते हैं ना, आपको तो नया पाकिस्तान चाहिए ही नहीं। ये नया पाकिस्तान असल में पाकिस्तानियों के लिए अजियत, और अगर मैं अपने वोटरों का लफ्ज इस्तेमाल करूं तो नहुसत बनकर आया। यहाँ पे नाजरीन लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, और जब हम ब्रेक से आएंगे तो खुर्रम साहब से गुफ्तगू जारी रखेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन, हम गुफ्तगू करें खुर्रम दस्तगीर खान साहब से, और हम उनसे पूछ रहे हैं जो आज उन्होंने महंगाई के खिलाफ ऐवान के अंदर और बाहर एहतजाज किया। खुर्रम साहब, आज ख्वाजा आसिफ साहब को ये कहने की क्यों ज़रूरत पेश आई, सफाई देने की क्यों ज़रूरत पेश आई कि कोई हुकूमत के खिलाफ ना हम डील कर रहे हैं और ना साजिश कर रहे हैं? इसकी क्या ज़रूरत थी? कोई कह रहा है कि आप लोग डील या साजिश कर रहे हैं? जी नहीं, एक इम्प्रेशन हुआ जब हमने जो वजीर आजम को एम्पावर किया आर्मी चीफ को एक्सटेंशन देने का तकरीबन 1 माह पहले, उससे एक सेंस आई कि शायद पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो है उनका कोई आपस में कोई ग्रैंड बार्गेन हो रहा है और वो गवर्नमेंट में आ रहे हैं। तो इसलिए ख्वाजा साहब ने आज क्लियर किया है कि ऐसी कोई बात नहीं। तो आप हुकूमत में नहीं आ रहे, आप कह रहे हैं? जी, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का इस पे बड़ा क्लियर स्टैंड है कि हम नए इंतखाबात चाहते हैं, साफ, शफाफ और मुदाखलत से पाक। सर बट ये अवाम को फैसला कौन करने देगा? ये क्या वजीर आजम साहब एक दिन उठेंगे और कहेंगे कि मुझसे मईशत नहीं चल रही और रियासत नहीं चल सकती इसलिए मैं इलेक्शंस करवा दूं? देखिए, हाँ जी, ये वजीर आजम तक ये मामला पहुंचेगा क्योंकि जो टैक्स कलेक्शन है वो भी नहीं हो रही, और इस साल जो है पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा मालियाती खसारा, बजट डेफिसिट, इन्होंने 2 दफा, मुझे दुख से कहना पड़ेगा, अगर झूठ नहीं तो गलत बयानी की है कौम से। पहले हमें कहा बजट के टाइम पे कि 7.2% है, फिर बाद में कहा जी नहीं ये तो 8.9% है, और अभी जब जो है इन्होंने अपने डेट के नंबर्स दिए तो उसमें बड़ी खामोशी से अनाउंस कर दिया कि नहीं असल में तो 9.4% था मालियाती खसारा। तो उसका मतलब यह कि 3635 अरब रुपए का तो मालियाती खसारा था जो इन्होंने कहा। अब उसका वजीर आजम के पास हल कोई नहीं है। देखिए ना, इसका एक हाल उन्होंने कहा जी हम जमीनें बेचेंगे तो कितने पैसे आएंगे, 5.5 अरब रुपए। फिर 5.5 अरब रुपए से 3635 अरब का मालियाती खसारा दूर नहीं होगा। और उसके अलावा वजीर आजम के पास बार बार जो वो यादा करते हैं कि मुर्गियां, कट्टे, लंगर खाने और अब एहसास प्रोग्राम जिसके पैसे आज उन्होंने शिफ्ट किए हैं इस यूटिलिटी स्टोर में, उनके पास कोई सोल्यूशन नहीं है पाकिस्तान को आगे लेकर जाने का। तो पाकिस्तान एक ऐसी बंद गली में दाखिल हो गया है जहां से सवाए इंतखाबात के हमारी नजर में और कोई सोल्यूशन नहीं होगा। आप कब तैयारी कर रहे हैं फिर अर्ली इलेक्शन की? जी, हमारा एक ख्याल है कि इंशाल्लाह इसी साल में इंतखाबात होंगे और पाकिस्तान के अवाम इसी साल में 2020 में। बजट से पहले, बजट के बाद? जी, हमारी पूरी कोशिश होगी कि मामला बजट से पहले हो जाए, क्योंकि बजट तक अगर हम गए और जिस किस्म के भयानक नंबर्स जो पाकिस्तान के अवाम की हड्डियों से तकलीफ जो निकल रही है
یہ زیادہ دیر برداشت ہو نہیں سکتی. سر تو پھر بیسکلی ان ادر ورڈز آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگلے مہینے جو اسمبلیز ہیں وہ ڈیزالو ہو جائیں گی؟ جی میں ہماری کوشش جاری ہے کہ میرا حساب سر تھوڑا کمزور ہے، بٹ اگر آپ بجٹ سے پہلے الیکشنز چاہ رہے ہیں تو پھر تو اسمبلیز نیڈ ٹو بی ڈیزالوڈ. مارچ کا مہینہ نا جی، مارچ کا مہینہ، سیزر کو بھی آئیڈز آف مارچ. سو آپ مطلب کہ از دس یور پریڈکشن؟ نہیں میں ہماری پوری کوئی پریڈکشن نہیں ہے، ایفرٹ ہے. نہیں تو آپ کیسے ایفرٹ کر رہے ہیں سر؟ تو جو کرنٹ سیزر ہے ان کے لیے آئیڈز آف مارچ جو ہے. اینڈ ہو از گوئنگ ٹو پروو ٹو بی دی بروٹس؟ یہ تو خیر پی ایم ایل این نہیں ہوگی کم از کم، کیونکہ بروٹس ان کا دوست تھا، ہم ان کے دوست نہیں ہیں. یہ تو پھر آپ نے بات کلیئر کر دی ہے. بہت بہت شکریہ خرم صاحب، آپ نے ہم سے بات کی. یہاں پہ لیں گے ایک چھوٹا سا بریک، اور جب ہم بریک سے واپس آئیں گے تو ہم بات کریں گے پی ایم ڈی سی کے حوالے سے اور جو اس کے اوپر کورٹ کا آرڈر آیا. اسٹے ود اس. ویلکم بیک. پروگرام کے اس حصے میں ہم ذکر کریں گے پاکستان میڈیکل اینڈ ڈینٹل کاؤنسل کا. اس کو تحریر کیے جانے والا جو صدارتی آرڈیننس تھا اس کو اسلام آباد ہائی کورٹ نے آج ختم کر دیا ہے. اسلام آباد ہائی کورٹ نے اس کو غیر قانونی قرار دے دیا جو آرڈیننس تھا صدارتی، اور اس کی جگہ پاکستان میڈیکل کاؤنسل کو ری انسٹیٹ کر دیا ہے. گزشتہ سال اکتوبر کے اندر یہ آرڈیننس جو تھا پاکستان تحریک انصاف کی حکومت نے پاس کیا تھا. عدالت نے اس کے ساتھ ہی یہ بھی کہا ہے کہ پی ایم ڈی سی کی جو بحالی ہے اس کے لیے اقدام کرنے چاہیے حکومت کو. یہ فیصلہ جو ہے ہائی کورٹ کا یہ آیا ہے ایک ایسی درخواست پہ جو پی ایم ڈی سی کے ملازمین اور ینگ ڈاکٹرز ایسوسی ایشن نے کورٹ لے کے گئے تھے، اور پاکستان میڈیکل کاؤنسل کو ایک تحلیل شدہ باڈی جو ہے تصور کیا جائے. پی ایم ڈی سی کے جو ملازمین ہیں ان کے مطابق ان کا موقف سنے بغیر ہی ان کی ملازمت ختم کر دی گئی تھی، اور پی ایم ڈی سی کے صدر اور جو باقی عہدیدار ہیں ان کے پاس ابھی یہ موقع تھا کہ وہ 1 سال تک اپنے عہدوں پہ رہتے، بٹ ان سب کو ان کی بھی جو ساری پوسٹ تھیں وہ ختم کر دی گئی تھیں. اسی حوالے سے گفتگو کرنے کے لیے آج ہمارے موجود ہیں بریگیڈیئر ڈاکٹر حفیظ الدین احمد صاحب جو رجسٹرار ہیں پی ایم ڈی سی. ویلکم ٹو دا شو ڈاکٹر صاحب. تھینک یو ویری مچ. جی ڈاکٹر صاحب، آج جو کورٹ نے فیصلہ کیا ہے اس حوالے سے جو پٹیشن آپ لوگ کورٹ میں لے کے گئے ہوئے تھے اس کے اندر آپ کی بیسک آرگیومنٹس یا کنٹینشنز کیا تھیں جس کے اوپر ہائی کورٹ کا آج فیصلہ آیا ہے؟ جی سب سے پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اینڈ آئی ایم ویری گریٹفل ٹو دی آنریبل جوڈیشری جنہوں نے یہ آج ججمنٹ اناؤنس کی ہے اسلام آباد ہائی کورٹ نے. وہ اس میں 21 اکتوبر کو انہوں نے جو آرڈیننس پاکستان میڈیکل کمیشن کے نام سے جاری کیا تھا اس کے تحت انہوں نے 250 امپلائیز کو ود 1 اسٹروک آف پین آؤٹ کر دیا تھا. تو اس سلسلے میں امپلائیز کے ساتھ کھڑا ہو گیا کیونکہ بہت ہی زیادتی میں سمجھ رہا تھا اس بات کو کہ ایک اسٹروک آف پین کے ساتھ وداؤٹ گیونگ اینی چانس کہ کیا ان کے پاس کوئی چارجز نہیں ہیں، کوئی ان کی انکوائریز نہیں ہوئی ہیں، ان کو گھر بھیج دیا گیا. اس میں پینشنرز بھی کچھ تھے. تو اس سلسلے میں ہم نے ایک موومنٹ چلائی. ہم آنریبل کورٹ میں بھی ہم نے پٹیشن دائر کی. ہم بہت سے آنریبل سینیٹر سے، پارلیمنٹیرین سے ان سے ملتے رہے، ریکویسٹ کرتے رہے، تو سب نے ہمیں سپورٹ کیا الحمدللہ. تو آئی ایم گریٹفل ٹو آل دیز ریسپیکٹیبل سینیٹرز، پارلیمنٹیرینز، میڈیا پرسنل، پاکستان میڈیکل ایسوسی ایشن، ینگ ڈاکٹرز میڈیکل ایسوسی ایشن. سر وہ پٹیشن کی ذرا تفصیلات اگر آپ ہمارے ساتھ شیئر کر لیں. جی اس میں سب سے پہلے تو ہمیں یہ پرابلم تکلیف ہوئی تھی کہ انہوں نے 250 امپلائیز کو گھر کیوں بھیجا، ان کا کیا قصور ہے، ان کو بتایا جائے، ان کی چارج شیٹ دی جائے. کیسے کوئی گھر آدمی چلا سکتا ہے؟ جب میں گیا تو میں نے اپنے امپلائیز کی آنکھوں میں آنسو دیکھے. دے ور ویپنگ لائک اینی تھنگ، کیونکہ یہ رات کے اندھیرے میں انہوں نے جسٹ لائک اے کو جس طرح ہوتا ہے 50 اور 60 پولیس کانسٹیبلز کو بھیج کے اسلام آباد ایڈمنسٹریشن انہوں نے ہمارے پی ایم ڈی سی بلڈنگ پہ قبضہ کر لیا. دس واز ویری انفیئر ٹو می. میں مارننگ میں گیا ہوں تو میرے امپلائیز رو رہے تھے. میں نے ان کی بات سنی اور میں نے کہا آئی ول اسٹینڈ ود یو، ڈونٹ وری. تو میں نے ان کا ساتھ دیا. ہم نے کورٹ میں گئے، پٹیشن دائر کی کہ ان کو ری انسٹیٹ کیا جائے. اور میں یہ سمجھ رہا تھا کہ یہ جو آرڈیننس لے کر آئے ہیں اس میں میڈیکل ایجوکیشن کو ڈیمیج کیا جا رہا ہے. اس میں پرائیویٹ میڈیکل اینڈ ڈینٹل کالجز کو فیسیلیٹیٹ کیا جا رہا ہے.
हम सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स को पहले फॉलो कर रहे थे कि फ़ी कितनी फिक्स्ड है 9,50,000। अभी इस ऑर्डिनेंस आने के बाद कुछ बच्चों के पेरेंट्स ने मुझे कांटेक्ट किया कि रजिस्ट्रार साहब ये हमसे फ़ीस ज़्यादा मांग रहे हैं। मैंने कहा आई एम सॉरी, आई एम नोबडी नाउ, आई एम स्टैंडिंग आउटसाइड, आई कांट डू एनीथिंग फॉर यू। और इस तरह के कुछ थे, मतलब फैकल्टी रिक्वायरमेंट उन्होंने कोई जो हमने एक लिमिट फिक्स की हुई थी, इतने प्रोफेसर्स, इतने एसोसिएट प्रोफेसर, वो उन्होंने सब ख़त्म कर दिया था। और दूसरा ये है कि पाकिस्तान मेडिकल एंड डेंटल काउंसिल वर्ल्ड वाइड एक नॉन पाकिस्तान की रेगुलेटरी बॉडी थी जो 1962 ऑर्डिनेंस के तहत काम कर रही थी। हमारी क्या पहचान है, हमारे डॉक्टर्स जो बाहर काम कर रहे हैं उनको प्रॉब्लम हो रही थी, बिकॉज नोबडी नोज व्हाट इज़ पाकिस्तान मेडिकल कमीशन। तो ऐसी वजूहत थी जिस पे हमने ऑनरेबल कोर्ट से रिक्वेस्ट की। हम इस्लामाबाद हाई कोर्ट गए, तमाम जितने कोर्ट्स हैं प्रोविंशियल हेडकोार्टर्स में, बलूचिस्तान हाई कोर्ट, सिंध हाई कोर्ट, लाहौर हाई कोर्ट, पेशावर हाई कोर्ट, हमने हर जगह पिटीशन दायर की। हमें बलूचिस्तान हाई कोर्ट बताइएगा कि बहुत ये भी तनकीद होती रही है कि पीएमडीसी ने भी शायद बहुत सारे ऐसे कॉलेजेस खुलने की इजाज़त दे दी जिनको शायद ये इजाज़त नहीं मिलनी चाहिए थी। आपके ख्याल में इस तनकीद में किसी किस्म की भी कोई वैलिडिटी है? देखिए मैडम, ये मेरा सेकंड टेन्योर था। पहले मैं 2015 में आया था और 6 मंथ्स रहा था जनरल अजहर महमूद कियानी साहब के साथ, वो चेयरमैन थे। हमने इलेक्शंस कराए, आई वॉज द रिटर्निंग ऑफिसर माई सेल्फ, और हम हैंड ओवर करके चले गए। इट इज़ द सेकंड टाइम आई हैव बीन सिलेक्टेड आउट ऑफ 57 कैंडिडेट्स। अगर कोई ऐसी बात थी तो वो पिन पॉइंट करनी चाहिए थी, केस टू केस बेसिस पे डिस्कस होना चाहिए था। बट ये जो इन्होंने एक्शन लिया है कि एक ही दिन में एक ही रात को कब्ज़ा किया और 250 एम्प्लॉयज़ को घर भेज दिया, उसमें कुछ पेंशनर्स भी थे, वो रोते थे मेरे पास आके। तो ये मैं समझता हूँ कि इट वाज नॉट ए गुड वे। सर, अब ये जो हाई कोर्ट का फैसला आया है, तो क्या इसके बाद अब हुकूमत को पीएमडीसी को रिस्टोर करना पड़ेगा? क्या अभी तक आपको कुछ मालूम हुआ है कि हुकूमत क्या सोच रही है इस हवाले से, या आपको लगता है कि वो इस फैसले के खिलाफ अपील करेंगे और ये जो है इशू जो है कोर्ट्स के अंदर मजीद तूल पकड़ेगा? देखें, आज अभी डिटेल जजमेंट अभी तक हम रिसीव नहीं कर सके। प्रेजेंटली आई एम इन कराची एंड टुमारो मॉर्निंग आई एम गोइंग बाय द फर्स्ट फ्लाइट। तो जब तक डिटेल जजमेंट आएगी उसके बाद होगा, एंड दे हैव द राइट, वो जा सकते हैं कोर्ट, इंटर कोर्ट अपील में, बिल्कुल। और हम कोई ऐसी बात नहीं करेंगे विच इज़ अगेंस्ट द लॉ। We will not like to take law into our own hands. We will follow what the government says. तो ये वक्त के साथ साथ पता लगेगा। अब मॉर्निंग में मैं जा रहा हूँ इंशाल्लाह, तो उसके बाद सूरत हाल कुछ और क्लियर हो जाएगी। जजमेंट भी शायद डिटेल में हमें मिल जाए, अकॉर्डिंगली हम प्रोसीड करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने हमसे बात की। नाजरीन, लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, और जब हम ब्रेक से वापस आएंगे तो हम बात करेंगे डॉन में एक छपने वाली आज जो स्टोरी थी कि बहुत से जो यंग लोग हैं, अब नौजवान लोग हैं, वो फ्रीलांसिंग को अहमियत दे रहे हैं, फोकियत दे रहे हैं ओवर फुल टाइम जॉब। स्टे विद अस। वेलकम बैक। प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में हम जिक्र करेंगे जो ताज़ा तरीन एक रिपोर्ट फ्रीलांसर्स इनकम रिपोर्ट 2020 सामने आई है। इस रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान का जो शुमार है वो फ्रीलांस वर्क के हवाले से दुनिया के 5 बड़े ममालिक में किया जाता है। वैसे इस रिपोर्ट ने यह भी वाज़ेह किया कि जो रुझान सारी दुनिया भर में है वो फ्रीलांस काम का ज़्यादा है, क्योंकि अब सारी दुनिया भर के अंदर जो वर्क फोर्स है जो फ्रीलांस काम करती है, यानी कि वो किसी के पास एक परमानेंट नौकरी नहीं करती, उस वर्क फोर्स का जो तनासुब है वो 75% से ज़्यादा हो गया है। और जिसकी जो बुनियादी वजह बताई गई है वो है माकूल आमदनी। पाकिस्तान के अंदर भी इस रिपोर्ट के मुताबिक 35 साल से कम उम्र के जो 90% नौजवान हैं वो फ्रीलांस काम करते हैं। उनमें से ज़्यादातर की जो अक्सरियत है वो वेब और ग्राफिक डिज़ाइनिंग में इन्वॉल्व है, जबकि सोशल मीडिया एडवर्टाइजिंग के हवाले से पाकिस्तानी जो है वो फेसबुक और लिंक्डइन को इस्तेमाल कर रहे हैं। इस हवाले से गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं डॉन अखबार कराची की नुमाइंदा रिमशा जहांगीर साहिबा। वेलकम टू द शो रिमशा। अस्सलाम वालेकुम।
अस्सलाम वालेकुम। रिमशा, ये हमें बताएं, ये जो रिपोर्ट है ये और क्या बताती है कि क्यों उन्होंने एक तो फ्रीलांसिंग के ऊपर इस तरह एक पूरी रिपोर्ट तैयार की, और उसके अंदर पाकिस्तान के हवाले से और क्या तफसीलात मौजूद है? जी आरिफा, ये रिपोर्ट पहली तो बात है, एक डिजिटल पेमेंट सर्विस है ग्लोबल पेयोनियर के नाम से, जो पाकिस्तान में भी यूज की जाती है, उनकी है। और क्योंकि वो डिजिटल पेमेंट सर्विस है तो इसीलिए उन्होंने फ्रीलांसर कम्युनिटी ग्लोबली भी देखा है और पाकिस्तान को भी देखा है कि वो किस तरह मुतासिर होते हैं और उनका क्या कितने ज्यादा लोग इस फ्रीलांसिंग कर रहे हैं। और पाकिस्तान के हवाले से उन्होंने ये बात की है कि 90% लोग जो अंडर द एज ऑफ 35 हैं पाकिस्तान में, वो अब फ्रीलांसिंग की तरफ जा रहे हैं, जो कि ग्लोबल एवरेज उन्होंने बोली है 75% है, उससे भी ज्यादा है, जिसका मतलब कि पाकिस्तान का शुमार उन मुल्कों में होता है जो सबसे बड़ी फ्रीलांसिंग कम्युनिटी है। तो रिमशा साहिबा, ये बताइएगा कि बाकी जो ममालिक हैं 5 की लिस्ट के अंदर, फहरिस्त के अंदर, जिनमें पाकिस्तान का शुमार होता है, वो कौन से ममालिक हैं? वो भी क्या पाकिस्तान की तरह डेवलपिंग ममालिक हैं, या जो हम जिनको कहते हैं कि डेवलप मुल्क हैं, जैसे यूरोप के अंदर या अमेरिका हो, उस तरह के हैं? ये उन्होंने वाज़े तो रिपोर्ट में नहीं किया है, लेकिन उन्होंने मेंशन किया है कि कुछ इमर्जिंग मार्केट्स का लफ्ज इस्तेमाल किया है, उसमें पाकिस्तान है, फिलीपींस है, लेकिन बाकी मुल्क उन्होंने मेंशन नहीं किए हैं। तो रिमशा साहिबा, आपके खैर रिपोर्ट ने कोई तफसीलात बताई हैं कि इस तरह के जो नौजवान लोग पाकिस्तान में हैं वो ये काम रहे हैं, उन्होंने उनकी सॉर्ट ऑफ अगर उनसे क्या पूछा गया है कि उन्होंने ये क्यों चूज किए प्रोफेशंस, या उन्होंने क्यों ये फैसला किया कि वो फ्रीलांस काम करेंगे? कोई तफसीलात मालूम है कि उन्होंने ये फैसला क्यों किया, ये चॉइस को क्यों अपनाया? ये रिपोर्ट में 7,000 लोगों का सर्वे हुआ है, जिसके बेसिस पे इन्होंने ये फाइंडिंग्स पब्लिश की हैं, और वो 7,000 लोग 150 मुल्कों में से थे, जिसमें से एक पाकिस्तान भी था। और उसमें उन्होंने इनको बताया है कि फ्रीलांसिंग की तरफ इसलिए जा रहे हैं क्योंकि इनकम सेटिस्फैक्शन ज्यादा है उनको, और उनके पास इंडिपेंडेंस भी है काम करने के लिए। और सबसे ज्यादा जो अच्छी बात उन्होंने ये की है कि जेंडर गैप इसकी वजह से क्लोज हो रहा है, कि औरतों को ज्यादा से ज्यादा फायदा होता है फ्रीलांसिंग से, क्योंकि वो घर से बैठकर भी काम कर सकती हैं, और पाकिस्तान जैसे मुल्क में भी औरतें ज्यादा फ्रीलांसिंग की तरफ जा रही हैं और इकोनॉमिक फोर्स का हिस्सा बन रही हैं। तो रिमशा साहिबा, ये जो 7,000 लोग उन्होंने जिनको सर्वे किया है, क्या वो एक खास सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड के हैं, या उन्होंने हर तरह के लोगों का चुनाव किया इस सर्वे के लिए? क्या वो सिर्फ शहरों में रहने वाले यंग लोग हैं? बिकॉज ऑब्वियसली ज्यादातर लोग जो वेबसाइट्स या सॉफ्टवेयर का काम करते हैं वो तो एक सर्टेन प्रोफाइल होता है ना। नहीं, उन्होंने ये इतना स्पेसिफिक डेमोग्राफिक तो हमें नहीं बताया, लेकिन ये जरूर बताया कि ये लोग 35 साल की उम्र के नीचे के लोग थे, तो यंग क्राउड देखा है, और 150 ममालिक से देखा है। और ज्यादातर लोगों ने ये बताया कि वेब और ग्राफिक डिजाइन की फील्ड से जो वाबस्ता हैं वो लोग ज्यादा फ्रीलांसिंग कर रहे हैं, स्पेशली पाकिस्तान में, और वो सबसे टॉप प्रोफेशन उन्होंने बताया है जो फ्रीलांसिंग में पॉपुलर है। बहुत बहुत शुक्रिया रिमशा साहिबा, आपने हमसे बात की। आज के लिए बस इतना ही। विल बी बैक टुमारो एट द सेम टाइम।